6 साल बाद जब मैं अमेरिका से मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके भारत लौटा और एक अस्पताल में अपनी ड्यूटी कर रहा था, तभी मेरी नज़र वहाँ काम कर रही एक लगभग 80 साल की बुजुर्ग महिला पर पड़ी। वो अस्पताल के फर्श पर झुककर सफाई कर रही थी और पास खड़ी एक नर्स उन पर जोर जोर से चिल्ला रही थी, क्योंकि उनसे काम ठीक से नहीं हो पाया था। उनका कांपता हुआ शरीर और झुकी हुई कमर देखकर मेरे दिल में अचानक अजीब सी बेचैनी होने लगी। लेकिन जैसे मैं उनके पास गया और उनका चेहरा ध्यान से देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी दादी थी। मेरी दादी, जिनके बारे में मेरे मम्मी पापा हमेशा कहते थे कि वो वृंदावन में तीर्थ करने गई है। उस पल मेरी दुनिया जैसे थम गई। मेरी आंखों के सामने बचपन की सारी यादें घूमने लगी। दादी का मुझे गोद में खिलाना, मुझे खाना खिलाना, मेरे लिए दुआ करना, और आज वही दादी एक अनजान शहर के अस्पताल में झाड़ू पोछा कर रही थी। जब मैंने दादी से उनके इस हालत की सच्चाई सुनी, तो मेरी आत्मा तक काँप गई। उस दिन मुझे समझ आ गया कि कभी कभी इंसान को सबसे गहरा घाव अपने ही लोग देते हैं। लेकिन उस दिन मैंने भी एक फैसला लिया, ऐसा फैसला जिसने मेरी जिंदगी ही नहीं, मेरे पूरे परिवार की किस्मत बदल दी। आज भी मेरे मम्मी पापा अपने किए पर पछताते हैं और मुझसे माफ़ी मांगते हैं। इसलिए मेरी इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि यह सिर्फ मेरी दादी की कहानी नहीं है, बल्कि हजारों बुजुर्गों के दर्द की सच्चाई है। शायद इस कहानी को आपको भी कुछ सीखने को मिले, और शायद यह किसी की ज़िंदगी बदलने की वजह बन जाए। मेरा नाम विहान है। पूरे 6 साल बाद आज मैं अमेरिका से भारत लौट रहा था। मेडिकल की पढ़ाई ने मुझे डॉक्टर तो बना दिया था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक बच्चा अभी जिंदा था, जो अपने घर, अपने आंगन और सबसे ज़्यादा अपनी दादी को याद करता था। जैसे मेरा विमान एयरपोर्ट पर उतरा और मैं बाहर आया, सामने मम्मी पापा खड़े दिखाई दिए। उनकी आंखों में गर्व और खुशी साफ झलक रही थी। आखिर उनका बेटा अब डॉक्टर बन चुका था। मम्मी ने मुझे गले से लगा लिया और पापा ने मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। लेकिन उस भीड़ में मेरी नज़र किसी और को ढूंढ रही थी, मेरी दादी को। मैं बार बार इधर उधर देख रहा था। शायद वह कहीं खड़ी होगी और मुस्कुराते हुए मुझे देख रही होगी, जैसे हमेशा देखा करती थी। जब वो कहीं नजर नहीं आई, तो मैंने खुद को समझाया, शायद दादी घर और होगी। रास्ते पर हम लोग हंसी मजाक करते हुए घर की तरफ आए, लेकिन मेरे मन में एक ही बेचैनी थी। घर के दरवाजे में कदम रखते मैं जोर से पुकार उठा, दादी, दादी आप कहाँ हैं? देखिए मैं आ गया। कितने साल हो गए आपसे मिले। मेरी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी, पर कहीं से भी उनकी परिचित आवाज़ नहीं आई। मेरा दिल अचानक घबरा गया। मैंने मम्मी पापा की तरफ देखा। पापा अनिल जी थोड़े असहज हो गए, जैसे कुछ कहना चाहकर भी रुक रहे हो। तभी मम्मी सुनीता जल्दी से बोली, अरे बेटा, तेरी दादी आजकल ज़्यादातर समय तीर्थ यात्रा में ही बताती है। जब से तू गया है, उनका मन घर में लगता ही कहाँ है। अभी तो वो वृंदावन गई हुई है, लगभग 1 महीना वही रहेगी, उसके बाद ही आएगी। ये सुनकर मेरे दिल में जैसे हल्की सी चुभन हुई। मैंने धीमे से कहा, 1 महीना? तब तक तो मैं वापस चला जाऊंगा। क्या दादी मुझसे मिलने भी नहीं आएगी? मम्मी ने तुरंत समझाते हुए कहा, बेटा, अब उनका मन भगवान में ही ज़्यादा लगता है। पूरी जिंदगी उन्होंने बहुत मेहनत की है। अब समय है कि वो अपने लिए जिए। हम भी उन्हें पूरी आज़ादी देते हैं। 4 धाम की यात्रा भी कर चुके हैं और अभी वृंदावन में है। तू तो जानता ही है, वहाँ जाने के बाद किसी का मन वापस आने का नहीं करता। इसलिए हमें भी उनकी भक्ति में बाधा नहीं डालनी चाहिए। मैं चुप हो गया, लेकिन मन के अंदर अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। मुझे यह बात समझ नहीं आ रही थी कि मैं इतने साल बाद आया हूँ और मेरी दादी मुझसे मिलने तक नहीं आ पाई। मैं तो उनका फ़ोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन वह बंद आ रहा था। वही फ़ोन जो पिछले 3 महीने से बंद आ रहा था। जब भी मैं मम्मी पापा से उनसे बात कराने को कहता था, वह यही कहते थे, वह कहीं बाहर गई है, तीर्थ पर है। लेकिन आज घर आकर भी जब मैं उन्हें नहीं देख पा रहा था, तो मेरा मन और ज़्यादा घबराने लगा। फ्रेश होकर मैं अपने कमरे में चला गया, लेकिन कमरे की हर चीज़ मुझे बचपन की यादें दिलाने लगी।
सच कहूँ तो बचपन से ही मेरी दुनिया मेरी दादी ही थी। मम्मी पापा दोनों नौकरी करते थे। मम्मी सरकारी स्कूल में टीचर थी और पापा सरकारी इंजीनियर। उनका ज़्यादातर समय घर से बाहर ही गुजरता था। ऐसे में मेरी परवरिश, मेरा बचपन, मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत, सब कुछ मेरी दादी ने ही संभाला था। सुबह मुझे जगाना, नहलाना, धुलाना, मेरे सिर पर तेल लगाकर मालिश करना, अपने हाथों से खाना खिलाना, शाम को पार्क ले जाना, मेरे साथ खेलना, होमवर्क करवाना, सब कुछ वही करती थी। मैं जितना बड़ा होता गया, उनका प्यार भी उतना ही बढ़ता गया। लेकिन लगभग 7 साल पहले हमारे घर पर एक बहुत बड़ा दुख आया। मेरे दादाजी इस दुनिया से चले गए। उसी समय मैंने मेडिकल एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया था और कुछ ही दिनों बाद मेरा अमेरिका की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में चयन हो गया था। लेकिन दादाजी ये खुशखबरी सुन ही नहीं पाए। दादी दादा ने के जाने से पूरी तरह टूट गई थी। उनके चेहरे की मुस्कान जैसे कहीं खो गई थी। मैं उस समय जितना हो सकता था उनके पास बैठता, उनसे बातें करता, उन्हें हंसाने की कोशिश करता, क्योंकि मैं जानता था कि वो मुझे देखकर ही थोड़ा सुकून महसूस करती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1 साल बाद ही मुझे पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना पड़ा। दादी मुझे जाने नहीं देना चाहती थी और सच कहूँ तो मेरा भी मन नहीं था, लेकिन अपने भविष्य के लिए मुझे जाना पड़ा। वहाँ जाने के बाद भी मेरी सबसे ज़्यादा बातें दादी से ही होती थी। मैं उन्हें हर दिन अपनी पढ़ाई, अपनी ज़िंदगी, अमेरिका की दुनिया सब कुछ बताता था और बदले में दादी मुझे भारत की छोटी छोटी खबरें सुनाती थी। लेकिन पिछले 3 महीने से उनसे मेरी बात नहीं हो पा रही थी और यही बात मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी। मैं किसी भी तरह उनसे मिलना चाहता था, लेकिन मम्मी पापा की बात याद करके खुद को रोक लेता था कि कहीं उनकी भक्ति में बाधा ना डाल दूँ। मन मार कर मैं अपने काम में लग गया। मुझे यहाँ इसलिए बुलाया गया था क्योंकि अगले 15 दिनों में मुझे भारत के अलग अलग शहरों में जाकर अस्पतालों में मरीजों का इलाज करना था। कल मुझे दिल्ली के अस्पताल जाना था और 2 दिन बाद बेंगलुरु। अगले दिन मैं सुबह जल्दी उठकर अस्पताल पहुंच गया। पूरे दिन मरीजों को देखा, जिनके पास पैसे नाज मुफ्त किया और जितना हो सकता था उनकी मदद भी की। शाम को जब थका हारा घर लौटा तो मम्मी ने मेरे लिए चाय और खाना बनाया, लेकिन पता नहीं क्यों हर निवाले में मुझे अपनी दादी की याद आ रही थी। वही दादी जो आज भी फ़ोन पर हंस कर कहते थे, तू जल्दी से अमेरिका से वापस आ जा, मैं तेरे लिए अपने हाथों से तेरे मनपसंद छोले भटूरे बनाकर खिलाऊंगी। आज मैं सच में भारत लौट आया था, लेकिन मेरी दादी मेरे पास नहीं थी और ये बात मेरे दिल को अंदर ही अंदर बहुत दुख दे रही थी। दिल्ली के अस्पताल में लगातार 2 दिन तक मरीजों का देखने के बाद अब मुझे बेंगलुरु जाना था। वहाँ भी पहले से ही मेरी अपॉइंटमेंट तय थी और कई मरीजों की लिस्ट मेरे पास आ चुकी थी। इसलिए मैंने सीधे दिल्ली से फ्लाइट पकड़ी और बेंगलुरु के लिए निकल पड़ा। सच कहूँ तो यह शहर मेरे लिए बिल्कुल नया था। आज से पहले मैं यहाँ कभी नहीं आया था। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही बेंगलुरु की तेज भागती सड़कें, ट्रैफिक और ऊंची ऊंची इमारतें देखकर मुझे एहसास हुआ कि यह शहर भी किसी सपने की तरह दौड़ता रहता है। थोड़ी ही देर में मैं अस्पताल के सामने खड़ा था, जहाँ मुझे मरीजों को देखना था। वो अस्पताल ना तो बहुत बड़ा था और ना ही बहुत छोटा, बस एक साधारण सा अस्पताल था, जहाँ ज़्यादातर गरीब और ज़रूरतमंद लोग इलाज कराने आते थे। जैसे ही मैंने अस्पताल के अंदर कदम रखा, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे यह जगह मुझसे कुछ कहने वाली हो। अस्पताल के स्टाफ ने मेरा गर्म जैसे से स्वागत किया। कई लोग फूलों के गुलदस्ते लेकर आए। किसी ने मुझे नमस्कार किया तो किसी ने मेरे काम की तारीफ की। मैं मुस्कुराते हुए सबका अभिवादन करता हुआ सीधा अपनी ओपीडी पे पहुंच गया। वहाँ कई मरीज मेरा इंतजार कर रहे थे। घंटों तक मैं लगातार मरीजों को देखता रहा। किसी को दवा दी, किसी को जांच के लिए भेजा, किसी गरीब मरीज की फीस माफ कर दी, तो किसी को अपनी जेब से पैसे देकर मदद कर दी। देखते ही देखते दोपहर हो गई और मैं थक कर बिल्कुल चूर हो चुका था। लंच का समय हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि बाहर जाकर कुछ खा लेता हूँ। जब मैं अस्पताल के लंबे कॉरिडोर से गुजर रहा था, तभी मेरी नज़र एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी, जो जूझकर फर्श पर पोछा लगा रही थी।
उन्हें देखकर मेरे कदम अचानक रुक गए। उनके हाथ काँप रहे थे, कमर झुकी हुई थी और चेहरे पर उम्र की थकान साफ झलक रही थी। मेरे मन में एक ही विचार आया, कैसे लोग हो गए इनके घर वाले जो इससे उम्र में फिर इनसे इतना भारी काम करवा रहे हैं। मुझे उन्हें देखकर बहुत दया आई, लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को समझाया कि शायद उनकी कोई मजबूरी रही होगी, क्योंकि बिना मजबूरी के कोई भी इस उम्र में ऐसा काम नहीं करता। तभी अचानक उनके हाथ से पोछे की बाल्टी फिसल गई और पूरा पानी फर्श पर फैल गया। उसी समय एक वार्ड बॉय वहाँ आया और गुस्से में उन्हें पर चिल्लाने लगा, जब तुमसे काम नहीं होता तो करती क्या हो? छोड़ क्यों नहीं देती यह नौकरी? यहाँ जबरदस्ती तनख्वाह लेने के लिए बैठी हो? अरे जाओ, अब तुम्हारी उम्र काम करने की नहीं है। घर बैठ कर राम राम करो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। जितना साफ नहीं किया उससे ज़्यादा गंदगी फैला दी। इतने में एक नर्स भी वहाँ आ गई और वह भी उन्हें डांटने लगी। हाँ, इसका तो रोज का यही नाटक है। कल झाड़ू लगाते लगाते बीच में बैठकर आराम करने लगी थी, जैसे इसे आराम करने की ही सैलरी मिलती हो। हम लोग सुबह से शाम तक खटते हैं, तब जाकर पैसे मिलते हैं, और यह महारानी बस आराम करती रहती है। आज तो मैं डायरेक्टर साहब को बुलाकर इसे नौकरी से निकलवा कर ही दम लूंगी। वह बुजुर्ग महिला हाथ जोड़कर उसे विनती कर रही थी, बेटी ऐसा मत करो, मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है। मुझसे गलती से पानी गिर गया, हाथ काँप रहे थे, अभी साफ कर देती हूँ। लेकिन वह दोनों रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, लगातार उन्हें अपमानित किए जा रहे थे। ये सब देखकर मेरे अंदर का इंसान तड़प उठा। मैं तेज कदमों से उनकी तरफ बढ़ा। तभी वह बुजुर्ग महिला पीछे मुड़कर पोछा उठाने के लिए झुकी, और जैसे मैंने उनका चेहरा देखा, मेरा कदम वही जम गए। मेरे शरीर में जैसे खून जम गया हो। सांस रुक गई, आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा लगा जैसे अचानक मेरे ऊपर बिजली गिर पड़ी हो। वह बुजुर्ग महिला और कोई नहीं, मेरी अपनी दादी थी। वही दादी जिन्होंने मुझे बचपन से पाला था। उनकी यह हालत देखकर मेरी आत्मा तक रो पड़ी। एक पल के लिए मेरा दिमाग सुन पड़ गया, कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। तभी उस नर्स ने मेरी दादी का हाथ पकड़कर झटका और गुस्से में बोले, रोज रोज का नाटक हो गया है तेरा। आज तो तेरी शिकायत करके ही रहूंगी। बस ये सुनते ही मेरे अंदर का गुस्सा फट पड़ा। मैं वहीं से जोर से चिल्लाया, रुक जाओ। मेरी आवाज़ पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी। सब लोग अचानक चुप हो गए और मेरी तरफ देखने लगे। मैं तेजी से उनके पास गया और गुस्से में बोला, यह क्या बदतमीजी है? तुम्हें किसी की उम्र का भी लिहाज नहीं? सारे संस्कार भूल गए हो क्या? मेरी गरजती आवाज़ सुनकर वो नर्स और वार्ड बॉय घबरा गए और चुपचाप सिर झुकाकर खड़े हो गए। मैं और ज़्यादा गुस्से में बोलने लगा, तुम्हें देखा ही नहीं देता क्या बुजुर्ग महिला इस उम्र में भी काम कर रही है? क्या तुम्हें लगता है कि इन्हें यह सब करने का शौक है? जरूर कोई बड़ी मजबूरी रही होगी, तभी यह यहाँ काम कर रही है। नर्स ने धीरे से कहा, सर, आप नहीं जानते, यह 3 महीने से यहाँ काम कर रही है और रोज़ कोई ना कोई गड़बड़ कर देती है। काम ठीक से होता नहीं और गिरती पड़ती रहती है। आखिर इन्हें पैसे काम करने के लिए दिए जाते हैं या गिरने के लिए? उसके यह बात सुनकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैंने जोर से कहा, एकदम चुप, एक शब्द भी मत बोलना। जिस बुजुर्ग महिला को तुम इतना बुरा भला कर रही हो, वो मेरी दादी है। यह सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग जैसे पत्थर के हो गए। नर्स और वार्ड बॉय के चेहरे का रंग उड़ गया। आसपास खड़े लोग भी हैरान होकर हमें देखने लगे। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने बड़े डॉक्टर की दादी इस अस्पताल में सफाई कर्मचारी का काम कैसे कर रही है। मेरी दादी भी मुझे हैरानी से देख रही थी। 6 साल में मेरा चेहरा काफ़ी बदल गया था, इसलिए शायद वह मुझे पहचानने की कोशिश कर रही थी। मैं बिना कुछ कहे उन्हें सहारा देकर अपने केबिन में ले गया। उनकी हालत देखकर मेरा दिल फट रहा था। मेरी आंखें से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उन्होंने सफ़ेद रंग की एक पुरानी और फटी हुई साड़ी पहन रखी थी, जिस पर जगह जगह छेद हो चुके थे। उनका झुर्रियों से भरा चेहरा आंसुओं से भीग गया था। हाथ पैर काँप रहे थे। साफ दिख रहा था कि उनकी ज़िंदगी पिछले कुछ समय से बिल्कुल भी ठीक नहीं रही। मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि एक बड़े डॉक्टर की दादी, एक सरकारी इंजीनियर की माँ और एक सरकारी टीचर की सास
कि यह हालत कैसे हो सकती है। मेरा दिमाग घूम रहा था। मैंने सबसे पहले उन्हें पानी दिया, फिर खाने के लिए कुछ मंगवाया। वो खाने के ऊपर ऐसे टूट पड़ी जैसे कई दिनों से उन्होंने ठीक से खाना ही नहीं खाया। यह देखकर मेरा दिल और भी ज़्यादा टूट गया। मैंने उन्हें धीरे से कुर्सी पर बैठाया, फिर केबिन के किनारे स्ट्रेचर पर लौटाकर आराम करने दिया। कुछ घंटे बाद जब उन्हें थोड़ा अच्छा महसूस हुआ तो मैं उनके पास गया। मैंने अपना चश्मा उतार दिया, अपना एप्रन भी हटा दिया, क्योंकि उस समय मैं उनके सामने एक डॉक्टर नहीं बल्कि उनका पोता बनकर खड़ा होना चाहता था। मैं धीरे से उनके पास गया, उनका कांपता हुआ हाथ अपने हाथों में लिया और बड़ी आवाज़ में कहा, दादी। जैसे ही उन्होंने मेरी तरफ गौर से देखा, उनकी आंखों में पहचान की चमक आ गई। अगले ही पल वो फूट फूट कर रो पड़ी। उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, विहान मेरे बच्चे तू आ गया। और इतना कहते ही वह रोते हुए मुझसे लिपट गई। मैं भी खुद को रोक नहीं पाया। मैंने उन्हें कसकर गले लगा लिया। वो काफ़ी देर तक रोते रहे और मेरी आंखों से भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल के अंदर कोई तूफान उमड़ रहा हो। मैंने धीरे से दादी का हाथ थाम लिया। उनकी उंगलियां ठंडी थी और काँप रहे थे। मैंने उसे संभालते हुए पूछा, दादी अब यहाँ बेंगलुरु के इस अस्पताल में कैसे आ गई? इतनी दूर दिल्ली से यहाँ तक। मम्मी पापा तो कहते थे कि आप वृंदावन में है। सच सच बताइए दादी, आखिर आपके साथ क्या हुआ? मेरी बात सुनकर दादी की झुकी हुई आंखें और भी नीचे झुक गई। उनकी आवाज़ पहले से कमजोर थी, लेकिन उस पल उसमें ऐसा दर्द था जिसे सुनकर किसी का भी दिल कांप जाए। उन्होंने धीमे धीमे कहना शुरू किया, बेटा विहान, क्या बताऊँ तुझे, जब से तू विदेश गया है मेरी जिंदगी जैसे किसी अंधेरे कुएं में गिर गई है। तेरे दादाजी को गए 7 साल हो गए और उनके जाने के बाद मेरा सहारा बस तू ही था। लेकिन तेरे विदेश जाने के बाद घर में बिल्कुल अकेली पड़ गई। तेरी मम्मी अपने स्कूल के काम में और तेरे पापा अपने ऑफिस में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें मेरी तरफ देखने की भी फुर्सत नहीं थी। शुरू शुरू में तुझसे फ़ोन पर बात कर लेती थी तो दिल थोड़ा हल्का हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, तेरे मम्मी पापा का व्यवहार मेरे प्रति और कड़वा होता गया। पिछले साल जब तेरी माँ रिटायर्ड हुई और तेरे पापा भी ज़्यादातर समय घर पर रहने लगे, तब तो हालत और भी खराब हो गई। घर में हर समय मेरा ही कसूर निकल जाया जाता था। हर छोटी सी बात पर मुझे टोक दिया जाता। अगर मैं अपने मन से कुछ बना लूँ तो तेरी माँ गुस्से में आकर कहती, घर में पहले ही इतने खर्चे हैं, ऊपर से रिहान विदेश में पढ़ रहा है और आप है कि घर के काम कम करने के बताए बढ़ा देती है। बुढ़ापे की वजह से मुझे डॉक्टर और दवाइयों की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन एक बार डॉक्टर को दिखाने की बात करूँ तो मुझे इतनी बातें सुननी पड़ती थी कि कई बार मैं चुपचाप दर्द सह लेती थी। धीरे धीरे हालत यह हो गई कि मैं अपने ही घर में एक बोझ बनकर रह गई थी। काम करने वाली नौकरानी को भी उन्होंने हटा दिया और घर के सारे काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, सब कुछ मुझसे करवाया जाने लगा। मेरी झुकी हुई कमर और कांपते हाथों के बावजूद मुझे सुबह से शाम तक काम करना पड़ता और बदले में 2 वक्त का खाना मिल जाए तो वही मेरे लिए बहुत था। दादी थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, जैसे अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही हो। फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर आगे कहा, बेटा, जब भी तेरा फ़ोन आता था तो मैं बस उसी का इंतजार करती थी। तुझसे 2 बातें हो जाती थी तो लगता था कि अभी भी दुनिया में कोई है जो मुझे याद करता है। लेकिन कुछ महीने पहले मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। मैंने तेरे मम्मी पापा से कई बार कहा कि मुझे एक साधारण सा फ़ोन दिलवा दो ताकि मैं अपने पोते से बात कर सकूं, लेकिन उन्होंने हर बात टलवा दिया। धीरे धीरे तुझसे भी मेरी बातें बंद हो गई और मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करने लगी थी कि अब मुझे उठा लो। लेकिन 2 महीने पहले अचानक एक दिन तेरा पापा मेरे पास आया और बोला, माँ चलो, तुम्हारे फुल बॉडी चेकअप करवा देते हैं। बेंगलुरु के एक बड़े अस्पताल में मुफ्त में चेकअप हो रहा है, बस आने जाने का खर्च लगेगा। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि शायद मेरे बेटे के दिल में मेरे लिए थोड़ी ममता जाग गई है। शायद उसे मेरी हालत देखकर दुख हुआ होगा। मैं भी खुशी खुशी उसके साथ ट्रेन में बैठकर बेंगलुरु आ गई। यहाँ ऐसे बड़े अस्पताल में आकर उसने मुझे बाहर कॉरिडोर बेंच पर बैठाया
और कहा, माँ आप यहीं बैठो, मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद वो वापस आया और बोला, माँ भी बहुत मरीज है, तुम यहीं बैठो, मैं बाहर से तुम्हारे लिए कुछ खाने का लेकर आता हूँ। मैं वहीं बैठकर उसका इंतजार करती रही। धीरे धीरे डॉक्टर सारे मरीजों को देखते गए। एक एक करके सबका नाम पुकारा गया, लेकिन मेरा नाम नहीं आया। मुझे लगा शायद वह मेरा नाम लिखना भूल गया होगा। पहले 2 घंटे बीत गए, फिर 4 घंटे, सुबह से शाम हो गई, लेकिन मेरा बेटा वापस नहीं आया। तब मेरे मन में डर पैदा हुआ, कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। मैं घबरा कर बाहर भागी और इधर उधर उसने ढूंढने लगी। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड से मैंने पूछा कि क्या उसने मेरे हाथ आए आदमी को देखा है। उसने लापरवाही से कहा, यहाँ रोज हजारों लोग आते हैं, कौन किसे छोड़कर चला जाता है, हमें कैसे याद रखें। अक्सर लोग अपने बूढ़े माँ बाप को यहाँ छोड़कर चले जाते हैं। उसकी यह बात सुनकर जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस पल मुझे समझ आ गया कि मेरा अपना बेटा मुझे इस अनजान शहर में, इस अस्पताल के बीच पर हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है, ताकि वह और उसकी पत्नी बिना किसी बोझ के आराम से रह सके। उसके लिए मैं माँ नहीं, सिर्फ एक बोझ बन चुकी थी। दादी की बात सुनकर मेरी रूह तब कांप उठी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे सीने में जलता हुआ लावा भर दिया हो। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिन लोगों को मैं अपना आदर्श मानता था, वही मेरे अपने मम्मी पापा मेरी दादी के साथ इतना अमानवीय व्यवहार कर सकते हैं। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, क्या बूढ़ा हो जाना इतना बड़ा अपराध है कि इंसान अपने घर के बुजुर्गों को इस तरह बेसहारा छोड़ दे। ऐसी खबरें मैंने कई बार अखबारों में पढ़ी थी, टीवी चैनलों पर देखी थी और लोगों के मुंह से सुने भी थे, लेकिन कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा मेरे अपने घर में भी हो सकता है। मेरे अंदर का गुस्सा जैसे धीरे धीरे ज्वालामुखी बनकर फटने लगा। मेरे हाथ पैर काँप रहे थे, मेरी मोटियाँ इतनी जोर से खींची हुई थी कि नाखून हथेलियों में धंसते जा रहे थे। मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया और सामने रखे टेबल पर जोर से हाथ पटकते हुए बोला, दादी आपके साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। आपने पूरी जिंदगी सिर्फ मम्मी पापा के लिए ही तो जी है। जब वे दोनों नौकरी पर जाते थे तब आपने ही मुझे संभाला, मुझे प्यार दिया, मुझे कहानियाँ सुनाई, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखा। आपकी वजह से ये दोनों निश्चित होकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते गए, अपने सपनों को पूरा करते गए। आपने अपनी पूरी जवानी और अपनी सारी खुशियाँ इस परिवार के लिए न्यौछावर कर दी, और बदले में आपको क्या मिला? जब आपको सबसे ज़्यादा परिवार के सहारे की ज़रूरत थी, जब आपको अपने बेटे और बहू के प्यार की ज़रूरत थी, तब उन्होंने आपको इस अनजान शहर के एक अनजान अस्पताल में अकेला छोड़ दिया। मेरी आवाज़ में इतना दर्द और गुस्सा था कि खुद मुझे भी महसूस हो रहा था कि अगर उस वक्त मम्मी पापा मेरे सामने होते तो शायद मैं खुद को रोक नहीं पाता। मेरी बात सुनकर दादी का दिल और भी टूट गया। उन्हें कांपते हाथों से मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे शांत करने की कोशिश करते हुए बोली, बेटा शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था, हर किसी को बुढ़ापे पे प्यार और सम्मान नहीं मिलता। जब तेरा पिता मुझे यहाँ छोड़कर गया तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना पैसे, ना सहारा, ना कोई पहचान। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ और कैसे जिंदा रहूँ। उस रात में अस्पताल के बाहर उसी बैठक पर बैठी रही। रात भर ठंडी हवा चलती रही, लोग आते जाते रहे, लेकिन मेरा बेटा वापस नहीं आया। सुबह होने लगी तो अस्पताल के मालिक अंदर जा रहे थे। उन्होंने मुझे देखा। उन्होंने मुझे रात में भी वही बैठा देखा था। जब वह देर रात घर जा रहे थे, मेरी सूजी हुई आंखें, कांपता हुआ शरीर और बिखरी हुई हालत देखकर वह मेरे पास आए और धीरे से बोले, अम्मा जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उनकी बात सुनते मेरे अंदर का दर्द जैसे बाहर आ गया। मैंने हाथ जोड़कर कहा, बेटा क्या बताऊँ, मेरा बेटा मुझे यहाँ छोड़कर चला गया है। मैं दिल्ली से आई हूँ, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँ। फिर मैंने उन्हें पूरी कहानी सुना दी, कैसे मेरा बेटा मुझे चेकअप के बहाने यहाँ लाया और कैसे मुझे इसी बेंच पर बैठा कर हमेशा के लिए छोड़ गया। मेरी बात सुनकर उनकी आंखों भी भर आई। उन्होंने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, अम्मा जी सच कहो तो ऐसे मामले यहाँ अक्सर होते रहते हैं।
कई लोग अपने बूढ़े माँ बाप को अस्पताल में छोड़कर चले जाते हैं। हम चाहकर भी हर किसी की मदद नहीं कर पाते। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, लेकिन मैं आपके लिए इतना जरूर कर सकता हूँ कि अगर आप चाहें तो इस अस्पताल में अपनी क्षमता के अनुसार कोई छोटा मोटा काम कर सकते हैं। बदले में आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे जिससे आप अपना गुजारा कर सकें। और अस्पताल के पीछे कर्मचारियों को रहने के लिए जो छोटे छोटे कमरे बने हैं, उनमें से एक कमरा मैं आपको दिलवा सकता हूँ। दादी थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बात जारी रखी। बेटा, उस अनजान शहर में उस अजनबी इंसान ने मेरे लिए जो किया वो मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं था। उसी दिन से मैंने इस अस्पताल से सफाई का काम करना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठकर मैं अस्पताल के गलियारों में झाड़ू लगाती, फर्श साफ करती, कूड़ा उठाती। मेरी उम्र हो चुकी थी, कमर झुक गई थी, हाथ कांपते थे, इसलिए कई बार मुझसे काम ठीक से नहीं हो पाता था। कभी कभी कोई डॉक्टर या कर्मचारी मुझे डांट भी देता था, लेकिन मैंने सब सहना सीख लिया था, क्योंकि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अस्पताल के पीछे जो छोटा सा कमरा मुझे रहने के लिए मिला था, वह इतना छोटा था कि उसमें ठीक से पैर फैलाकर सोना भी मुश्किल था, लेकिन मैंने उसे का अपना घर मान लिया। तेरे दादाजी ने जो सोने के छोटे छोटे फूल मुझे दिए थे, उन्हें बेचकर मैंने अपने खाने पीने और रसोई की कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीद ली, ताकि कम से कम अपने लिए 2 वक्त की रोटी बना सकूं। पिछले 2 महीने से मैं वहीं रह रही थी, दिन भर सफाई का काम करती और रात को उसी छोटे से कमरे में सो जाती। कई बार मुझे तेरी बहुत याद आती थी। मैं सोचती थी, काश मेरा पोता यहाँ होता तो मुझे इस हालत में कभी नहीं रहने देता। लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तू अचानक इसे अस्पताल में आ जाएगा और मुझे इस हालत में देख लेगा। दादी की ये बात सुनकर मेरा सिर शर्म से झुक गया। मेरे दिल में बस एक ही बात बार बार गूंज रही थी। एक बुजुर्ग महिला जिसका बेटा इंजीनियर है, वो शिक्षिका रही है और पोता डॉक्टर बन चुका है, उसे अस्पताल में सफाई का काम करना पड़ रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात किसी परिवार के लिए क्या हो सकती है। मैंने दादी से पूछा कि दादी, आपके साथ इतना सब गलत हो रहा था, मम्मी पापा आपके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे थे, फिर भी आपने मुझे कभी फ़ोन पर कुछ क्यों नहीं बताया। मेरी बात सुनकर दादी ने नम आंखों से हल्के से मुस्कान दी और बहुत धीमी आवाज़ में बोली कि क्या बताती हो बेटा, अगर मैं तुझे सच सच बता देती तो तू वहाँ परेशान हो जाता। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तेरी पढ़ाई में जरा से भी रुकावट आए, इसलिए जब भी तू फ़ोन करता था मैं हमेशा यही कहती थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब अच्छा चल रहा है, ताकि तू मन लगाकर पढ़ाई करता रहे और एक दिन हमारा नाम रोशन करे। मैं अपने दर्द को छुपाकर बस यही सोचती रही कि मेरा पोता आगे बढ़े, सफल बने और ज़िंदगी में कुछ बड़ा करे। लेकिन मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा ही बेटा एक दिन अत्याचार की सारी हदें पार कर देगा और मुझे इस अनजान शहर के इस अनजान अस्पताल में यूँ अकेला छोड़कर चला जाएगा, जिससे मेरा इस दुनिया में कोई अपना ही नहीं है। उसी पल मैंने दादी का हाथ पकड़कर कहा, दादी, मैं वापस आपसे वादा करता हूँ कि जिन लोगों ने आपको यह दर्द दिया है, उन्हें मैं उसी दर्द का एहसास जरूर कराऊंगा। दादी ने तुरंत मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, नहीं बेटा, ऐसा मत करना। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि जो मेरे साथ हुआ वही मेरे बेटे और बहू के साथ भी हो। लेकिन उस समय मेरे अंदर का दर्द और गुस्सा इतना गहरा था कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। उसी दिन का काम खत्म होने के बाद मैं दादी को अपने साथ होटल ले आया। मैंने उन्हें अच्छा खाना खिलाया, उनके लिए नए कपड़े खरीदे, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो चुके थे। अगले दिन मैं उन्हें अपने साथ फ्लाइट से दिल्ली ले आया। जैसे जैसे हम घर के करीब पहुंच रहे थे, मैं महसूस कर सकता था कि दादी के दिल में डर बढ़ता जा रहा था। उनकी आंखों में वो डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे कोई घायल पक्षी फिर से उसे जगह लौटने से घबरा रहा हो, जहाँ उसे दर्द मिला था। घर के पास पहुंचते ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कांपती आवाज़ में बोली, नहीं बेटा, मुझे वहाँ मत ले जा। मैं फिर से वही ज़िंदगी नहीं जी सकती। इससे अच्छा है कि तुम मुझे वापस वहीं छोड़ दो। कम से कम वहाँ इज्जत की 2 रोटियां तो मिल रही थी। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। मैंने उनका हाथ थाम कर कहा, दादी,
आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अब आपको पोता लौटाया है। अगर किसी ने आपके साथ जरा भी गलत करने की कोशिश की तो उससे पहले मुझसे गुजरना होगा। इतना कहकर मेरी दादी को बाहर बिठाया और खुद घर के अंदर चला गया। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, माँ खुश होकर मेरे पास आई और बोली, अरे बेटा आ गया तू, चल जल्दी हाथ मुँह धो ले, खाना तैयार है। लेकिन उस समय मेरे अंदर का गुस्सा फट पड़ा। मैंने उनके हाथ झटक दिए और सीधे पूछा, माँ दादी कहाँ है? मेरी बात सुनते ही वो घबरा गई। तभी बाबा भी अंदर से आ गए और बोले, तुझे बताया तो था कि तेरी दादी वृंदावन में है। ये सुनकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैंने ऊंची आवाज़ में कहा, इस बार मुझे सच चाहिए, झूठ नहीं। सच सच बताइए, अपनी दादी के साथ क्या किया है? जब दोनों चुप रहे तो मैं दरवाजे की तरफ देखकर आवाज़ लगाई, दादी अंदर आई। जैसे ही दादी अंदर आई, माँ 2 कदम पीछे हट गई और पापा को चेहरा पीला पड़ गया। मैं दादी को सहारा देकर अंदर लाया तो गुस्से में फट पड़ा। मैंने कहा, आप लोग इतना गिर सकते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक 80 साल की माँ को अस्पताल में अकेला छोड़ा है और ये जानने की कोशिश तक नहीं की कि वह जिंदा है या मर गई। मेरे सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं था। अंत में वे मेरे पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे, लेकिन उस समय मेरा दिल पत्थर बन चुका था। मैंने साफ कह दिया कि अब दादी के लिए उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए उनका पोता ही काफ़ी है। उसी रात में दादी को लेकर वापस होटल चला गया। 1 हफ्ते तक मैं होटल में ही रहा और फिर दादी को अपने साथ अमेरिका ले आया। आज उस घटना को 2 साल बीत चुके हैं। मम्मी पापा कई बार फ़ोन करते हैं, लेकिन मेरा मन उनसे बात करने का नहीं होता। मैंने मन में ठान लिया है कि जब तक उन्हें वही दर्द महसूस नहीं होगा जो उन्होंने दादी को दिया, तब तक मैं उनसे बात नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं बनना चाहता कि उन्हें बेसहारा छोड़ दूँ। आज दादी 82 साल की हो चुकी है और मेरे साथ अमेरिका में बहुत खुश है। हर दिन अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाती है, प्यार से मुझे खिलाती है। उनके कांपते हाथों में आज भी वही ममता है, वही स्वाद है जो मेरे बचपन में हुआ करता था, जब मैं उनकी गोद में सिर रखकर सो जाया करता था। और जब भी मैं उन्हें मुस्कुराते हुए देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद भगवान ने मुझे डॉक्टर इसलिए बनाया था ताकि मैं अपनी दादी के दिल के उन घावों पर भर सकूं जो उन्हें अपने ही लोगों से मिले थे। दोस्तों, अब आप ही बताइए, क्या मैंने अपने माता पिता के साथ जो किया वह सही था? अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।